हाँ दोस्तों, नमस्कार। ट्वेल्थ केमिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कितने चैप्टर हैं, उससे कितने नंबर आते हैं और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाए। तो वही नए सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन। कुल 10 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर है विलियन। विलियन से कुल 8 नंबर, रुकिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं। पहला चैप्टर है विलियन और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं 8 नंबर के। बोर्ड परीक्षा के बारे में भाई बात हो रही है। तो विलियन चैप्टर से कितना पूछा जाएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें मान के चलिए कि इसमें 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल इसमें से सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर 2 न्यूमेरिकल पूछ दिए गए तो 6 नंबर हो गया। और इसके न्यूमेरिकल लगभग 3 नंबर के पूछे जाते हैं भाई। तो ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर जो है हम लोगों का, वह है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इसमें जो है 1 नंबर कम पूछा जाता है। इसमें से पूछे जाते हैं 7 नंबर। यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा था धातुओं की सक्रियता श्रेणी, तो उसी धातुओं की सक्रियता श्रेणी को यहाँ पे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और इससे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 7 नंबर का। जो तीसरा चैप्टर है वह है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी इससे भी पूछा जाता है 7 नंबर का। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, अभिक्रियाओं की आणविकता पढ़ते हैं। ठीक, मतलब ये है कि अभिक्रियाओं के बारे में उसके कुछ भौतिक क्रियाकलापों का हम लोग अध्ययन करते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आणविकता क्या है। जब पढ़ेंगे तो ये बातें और समझ में आएंगी। ये जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इन्हीं तीनों में बायो वालों को थोड़ी सी समस्या होती है, मैथ वालों को थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन न्यूमेरिकल बस इन्हीं 3 चैप्टर्स में है। और इन तीनों में हम लोग किसको ध्यान देंगे? हम लोगों को ध्यान देना होगा इसमें न्यूमेरिकल, यानी आंकिक प्रश्न हम लोग लगाएंगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस करे रहेंगे ये न्यूमेरिकल की, उतना ही आसान हमको ये चैप्टर लगेगा। और जब पढ़ेंगे आप तो ऐसे ही आसान लगेगा, क्योंकि जब पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे विलियन, आप लोग 11th में पढ़े हैं भाई, मोलरता पढ़े हैं, मोललता पढ़े हैं, नॉर्मलता पढ़े हैं, सब इसी में आ जाता है। ठीक। चौथा चैप्टर हम लोगों का आता है डी तथा एफ ब्लॉक। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है और इसमें से पूछा जाता है 6 नंबर। यहां से कितना पूछा जाएगा? 6 नंबर। छोटा चैप्टर है, बहुत कम समय का है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जैसे हम लोग उधर पढ़े थे पी ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, तो यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे छोटा चैप्टर क्या है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसीलिए इसमें नंबर भी सबसे कम है, 6 नंबर। और ये है इनऑर्गेनिक का चैप्टर। इसके बाद 5वां चैप्टर जो है यह उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, इससे भी है 7 नंबर। आप लोगों ने संयोजकता वाले चैप्टर में पढ़ा था एस ब्लॉक, सॉरी, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता। तो वैद्युत संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ा था, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिकों का पूरा एक चैप्टर है। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगी। उसके बाद भाई 6ठा चैप्टर है, देखिए ये 3 आपके फिजिकल के हो गए, 2 इनऑर्गेनिक के हो गए। अब शुरू होती है हम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आता है हेलो एल्केन तथा
हैलो एरीन, हैलो एल्केन, हैलो एरीन, इसमें से भी 7 नंबर मिलते हैं। हैलो एल्केन, हैलो एरीन, इसमें 7 नंबर मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, यहीं से रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात होगी, बनाने की विधियों के बारे में बात होगी, रासायनिक गुण के बारे में बात होगी। ठीक, मतलब रिएक्शन हम लोगों की कहां से शुरू हो रही है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन से। उसके बाद 7वां चैप्टर हम लोगों का है एल्कोहल, फिनाल, ईथर। एल्कोहल, फिनाल, ईथर, क्योंकि इसमें देखिए 3 ग्रुप है, एल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है, तो इसमें वेटेज बढ़ जाता है और इसमें विलेन इतना नंबर मिलता है, कुल नंबर इसमें मिल जाते हैं 8 नंबर। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का 8वां आता है, आ जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इससे पूछे जाते हैं 7 नंबर। ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे पूछे जाते हैं 7 नंबर। यहां पर भी देखिए एल्डिहाइड 11th में हम लोग पढ़े हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी में। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, ये तीनों क्रियात्मक समूह हम लोगों को चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने हैं और जिसमें मिलते हैं 7 नंबर। 8 के बाद फिर अगर हम लोग 9वें चैप्टर के बारे में बात करें तो 9वां चैप्टर हम लोगों का है एमीन, जिसको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। 9वां चैप्टर है एमीन, जिसको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं और इसमें पाए जाते हैं 6 नंबर। बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं इससे 6 नंबर। और लास्ट चैप्टर है 10वां, यह है जैव अणु, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें पाए जाते हैं 7 नंबर। तो ये हो गई आपके 70 नंबर की टोटल व्यवस्था। कुल चैप्टर कितने हम लोगों को पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर में 3 चैप्टर हम लोगों के हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, भौतिक रसायन के, 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी अकार्बनिक रसायन के, और 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 चैप्टर जो है यह है हम लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यहाँ पर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और उसके बाद 6 से लेकर के 10 तक यहाँ पे खूब रिएक्शन है। जैव अणु, यहाँ पर हम लोगों को जैव अणु में जीव के अंदर पाए जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है कि किन रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना है, कौन सा बंध है जिससे डीएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, मतलब कि जीवों से संबंधित अणुओं के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, जैव अणु हो जाता है। तो ये हो गई पूरी व्यवस्था, ये है पूरा आपका सिलेबस। टोटल चैप्टर है 10, नंबर है 70। हम लोग शुरू करते हैं, चूंकि आज इंट्रो क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है, सॉल्यूशन है, विलेन है, जिसमें से मिलेंगे 8 नंबर। और बात करें विलेन कहते किसे हैं, भाई विलेन किसे कहते हैं, हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे पदार्थ, क्या पढ़े थे भाई, पदार्थ। पदार्थ को कितने भागों में बांटते थे, 2 भागों में बांटते थे। एक होता था शुद्ध पदार्थ
और दूसरा होता था मिश्रण। और यही जो मिश्रण है ये दो प्रकार का हुआ, समांगी और विसमांगी। तो जो समांगी मिश्रण होता है इसी को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब विलयन। चलिए इसको समझते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं, कुछ मिश्रण होते हैं। और देखा जाए तो 95% से ऊपर, 95% से ऊपर हम लोग मिश्रण का उपयोग करते हैं। हमारे आसपास मिश्रण ही पाया जाता है। जैसे वायु है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। हम लोग दूध खा रहे हैं, ये भी मिश्रण है। हम लोग फल खा रहे हैं, मिश्रण है। भाई कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जल पी रहे, पानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। जल को मिश्रण तो नहीं कहा जा सकता, यौगिक, लेकिन ये है कि जल में अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम पाया जा रहा है, फ्लोरीन पाई जा रही है, मैग्नीशियम पाया जा रहा है। तो इस प्रकार यह क्या हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन अगर H2O को ध्यान में देंगे तो यह यौगिक है जो किसकी श्रेणी में आता है, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। लेकिन उसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, यानी कि जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम क्या है, मिश्रण है। और मिश्रण कितने प्रकार के हो रहे भाई, दो प्रकार के हो रहे, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। जो समांगी मिश्रण है इसी का दूसरा नाम क्या है, विलयन है। जो समांगी मिश्रण है इसी का दूसरा नाम विलयन है। यानी कि हम यह कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि समांगी किसे कहते हैं। समांगी जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान हो उसे हम लोग समांगी कहते हैं। जैसे हम लोग एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाल दें, घोल दें, चीनी क्या हुई, घुल गई। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास लिया और इस गिलास में हमने पानी भर दिया, जल भर दिया, और इसमें कुछ मात्रा, मान लीजिए कि 20 ग्राम क्या कर दिया, चीनी डाल दिया। जब 20 ग्राम चीनी डाला, चीनी डाल के चम्मच से इसको हिला दिया। चीनी धीरे धीरे, पहले तो हमको पानी में जाते हुए दिख रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हुई, उसके कणों की साइज छोटी होती गई। छोटे होते होते वो अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गई उसके बाद हम चाहे चम्मच से निकाल के यहां से टेस्ट करें या स्ट्रॉ डाल के यहां से जल को निकाल के टेस्ट करें, दोनों का टेस्ट क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि चीनी पूर्ण रूप से इस जल में क्या हो गई है, घुल गई है। और जब पूर्ण रूप से घुल गई है और इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म भी क्या है, समान है, तो इसी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। और यह मिश्रण कैसा है, समांगी है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या है, समान है। जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आगे बात समझ में कि विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर विलयन के कणों की साइज के बारे में बात करें तो यह लगभग 10 के घाते -7 से 10 के घाते -7 से 10 के घाते -8 सेंटीमीटर तक होती है। यानी इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है कि इसे हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। विलयन का ये गुण होता है
इसको हम नग्न आंखों, इसके कणों को या इसके अवयवों के कणों को हम लोग नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो विलयन बात समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब कि जो पूर्ण रूप से आपस में मिल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं भाई। विलयन जो है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। और दोनों के मिलने के पश्चात जो बनता है वह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो जो दो पदार्थ होंगे उसमें एक विलायक होगा, दूसरा क्या होगा, विलेय होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों की भी बात करें तो उसमें एक पदार्थ विलायक हो गया और एक से अधिक पदार्थ जो हैं वह क्या हो गए, विलेय हो गए। जैसे आपने एक गिलास जल लिया, उसमें चीनी भी डाल दी, उसमें पानी भी चीनी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया। अब देखिए तीन पदार्थ हो गए, जल, चीनी और नमक। लेकिन सब मिलके क्या बना दिए, विलयन बना दिए। और समांगी मिश्रण बना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो भाई विलयन के दो अवयव होते हैं। शब्द को समझिएगा, क्या अवयव। अवयव का मतलब होता है भाग, जिससे मिलकर के बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जल में हमने चीनी घोल करके शरबत बना दिया, तो इस शरबत के दो अवयव हैं, पहला जल, दूसरा चीनी। नमक डाल दिया, तीन अवयव हो गए, जल, नमक और चीनी। तो अवयव का मतलब कि जिससे मिल करके बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो विलयन में कितने अवयव हैं भाई, एक विलायक है और दूसरा विलेय है। अब हम लोग बात करें विलायक किसे कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं, क्योंकि विलयन के दो भाग, विलायक और विलेय। देखिए अगर विलायक की बात करें तो किसी विलयन का वह अवयव जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, वही क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। समझिए, विलायक विलयन का वह अवयव अवयव का मतलब समझ गए, या विलयन का वह पदार्थ भी हम कह सकते हैं, विलयन का वह अवयव या विलयन का वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। ठीक, विलयन का वह अवयव जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, विलायक कहलाता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक गिलास पानी में हमने कुछ मात्रा चीनी की डाल दी, अब क्या बन गया, शरबत बन गया, यानी विलयन बन गया। तो जो शरबत है इसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। और हमने कितने पदार्थ यूज किए थे, दो पदार्थ, एक तो हमने जल यूज किया था और दूसरा चीनी यूज की थी। तो इसमें जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था शरबत अर्थात विलयन के भौतिक अवस्था के समान होगी वही क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो भाई जल द्रव अवस्था में है और शरबत भी किसमें है, द्रव अवस्था में ही है। तो यहां पर जल क्या हो गया, यह विलायक हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, जल लिया था प्लस चीनी ली थी और बना क्या था, शरबत बना था। तो जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, चीनी किस में है, ठोस अवस्था में है, और जो शरबत बना वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है।
तो इसकी अवस्था मैच किससे कर रही है? जल से कर रही है, तो यह क्या हो गया? विलायक हो गया। अभी ध्यान में रखिएगा इसको, आगे भी बात इसकी आएगी। विलेय किसे कहेंगे भाई? विलेय, विलयन में जो पदार्थ विलीन हो जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, विलयन में जो पदार्थ, विलयन का वह अवयव लिखें ज्यादा सही है कि विलयन का वह अवयव जो विलयन में ना दिखे, विलीन हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक, अगर डिफिनीशन लिखनी है तो हम लोग लिख देते हैं कि विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो विलीन विलीन हो जाए। देखो, जब हम लोगों ने विलयन बनाया दो पदार्थों से, तो जो पदार्थ विलीन हो जाए, ना दिखे, डिजॉल्व हो जाए, वही क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो जल था और चीनी थी, जल और चीनी को मिलाया तो क्या बना भाई? शरबत बना। और ये जो शरबत बना, यह द्रव अवस्था में, और यहाँ पे एक द्रव अवस्था थी, एक ठोस अवस्था थी। जैसे दोनों मिलकर के शरबत बनाए, ये जो चीनी थी जो ठोस अवस्था में थी, वह क्या हो गई? विलीन हो गई, घुल गई, डिजॉल्व हो गई। जब डिजॉल्व हो गई, यही तो नहीं दिख रही, ये भौतिक अवस्था नहीं दिख रही है। और जब नहीं दिख रही है तो यही क्या है? यही विलेय है। आ गई होगी बात समझ में? ठीक, लेकिन एक बात और है कि अभी तो हम जल और चीनी मिला रहे हैं, लेकिन अगर एल्कोहल मिला दे जल में, तो हमने यहां पे क्या लिया? जल और एल्कोहल। ठीक, जल और एल्कोहल को हमने मिलाया, तो अब एक तरीके से इसको क्या लिखा जाए? मिश्रण लिख देते हैं। जल व एल्कोहल का विलयन, जल व एल्कोहल का विलयन। अब आप कहेंगे कि अभी आप बता रहे थे वह पदार्थ, विलयन का वह अवयव या वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसको हम लोग विलायक कह रहे थे। अब यहां पर जल भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। एल्कोहल, यह भी द्रव अवस्था में है। और जल व एल्कोहल का जो विलयन है, यह भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। अब बताइए, अब तो तीनों द्रव है, ये भी द्रव, जल भी और एल्कोहल भी द्रव। जो इसका विलयन बना वह भी क्या है? द्रव ही है। तो इसमें कौन विलायक होगा और कौन विलेय होगा? ऐसी स्थिति में जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा? विलेय होगा। आई बात समझ में? कि यदि जो है जल व एल्कोहल हम मिला रहे हैं, तो जल की मात्रा अधिक है और एल्कोहल की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है और एल्कोहल की मात्रा कम है, तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया, और एल्कोहल क्या हो गया? विलेय हो गया। अपोजिट कर देते हैं, एल्कोहल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा कम है, तो एल्कोहल क्या हो गया? एल्कोहल विलायक हो गया और जल क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक, जिस यदि विलेय और विलायक दोनों की अवस्था समान हो, तो उस समय जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है बेटा? विलायक कहलाता है। विलायक की मात्रा हमेशा क्या होगी? अधिक होगी। और जो विलेय होगा, जो
विलेय होगा उसकी मात्रा हमेशा कम होगी। ठीक, यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि विलेय और विलायक में हम कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों की अवस्थाएं समान हैं, दोनों द्रव अवस्था में हो या दोनों ठोस अवस्था में हो या दोनों गैसीय अवस्था में हो, तो इस समय निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है हम लोग उसको विलायक मान लेते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय मान लेते हैं। अगली बात समझ में। अब कुछ हम लोग विलयन के प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग विलयन के प्रकार की चर्चा करें तो पहले देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं भाई। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन होते हैं 3 प्रकार के। हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। ठोस, द्रव, गैस तीनों हम लोगों ने पढ़ा है। अवस्थाएं तो फिलहाल 3 नहीं 5 पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर विलयन बनाने के लिए हम लोग कितनी अवस्था, मतलब विलयन बनाने के लिए 3 ही अवस्थाएं भाई है अभी, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 प्रकार के विलयन बनते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। जैसे गैस, 2 प्रकार की गैस है, हमने उसको मिलाया और आपस में मिल गई, और ये जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण हो तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैसीय विलयन। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, रुकिए, यहां पर है गैसीय विलयन। हम लोग इसको बहुत शार्ट में बोलें तो लिख सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो या गैस अवस्था में हो। गैसीय विलयन क्या कहलाएगा भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, और जो विलेय होगा या ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैसीय विलयन हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, विलायक गैस हो, और जो विलेय हो वह चाहे तो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैसीय विलयन। जैसे गैस और गैस का मिश्रण, मान लीजिए अभी हम आपको समझा रहे, ये विलायक हमने लिख लिया और यह विलेय लिख लिया, और यहां पर हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक, उदाहरण, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, गैसीय विलयन के बारे में। तो विलायक हम लोगों का क्या होगा, गैस होगा। यदि हम विलेय की बात करें, विलेय भी हम लोग गैस ले लें, तो इसमें दोनों पदार्थ यानी विलायक और विलेय किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। जब गैसीय अवस्था में है तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग वायु ले लें, हवा, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह भी तो कई गैसों का क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण कैसा है, समांगी है। जब समांगी मिश्रण है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, गैसीय विलयन कहेंगे। ठीक, वायु, या हम लोग कोई 2 गैस मिला लें, जैसे हम लोग कहें कि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला लें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम लोग मिला लें तो यह भी एक गैसीय मिश्रण हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, गैस में द्रव को मिलाते हैं, गैस में द्रव को मिलाते हैं। जैसे देखिए ठंडी के समय में जब हवाएं हमारी त्वचा से टकराती हैं तो त्वचा की नमी को उड़ा ले जाती हैं। क्यों, क्योंकि ठंडी की हवाएं शुष्क होती हैं, सूखी हुई होती हैं। वह परेशान ना होइएगा कि नहीं ठंडी में तो जो हवाएं चलती हैं वो हमारे बाल को भी गीला कर देती हैं, तो ठंडी की हवाएं कैसी होंगी
कि वो गीली होंगी, नहीं भाई, ठंडी की हवाएं शुष्क होती हैं, क्योंकि उस समय वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती है, तापमान कम होता है और वाष्पन नहीं होता है जल का, और इसलिए वायुमंडल की जो वायु होती है वो नम नहीं होती है, वो कैसी होती है, शुष्क। लेकिन गर्मी में जो वायु होती है इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। मतलब ये है कि जब हम मुंह से फूंकते हैं कांच पर, तो कांच पर हम फूंक तो वायु ही रहे, लेकिन इसमें वायु में उपस्थित क्या है, जलवाष्प है हमारे शरीर से निकलती हुई, तो कांच क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। इसी प्रकार से जो वायुमंडल की वायु होती है इसमें भी क्या होती है, जलवाष्प होती है, मतलब जल की बूंदें होती हैं। और भाई जल क्या है, द्रव अवस्था में है, और वायु किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, और वायु की मात्रा अधिक है, जल उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में है। अगर ज्यादा मात्रा में होता तब तो भिगो देता, लेकिन भिगोता तो है नहीं। मतलब बस इतना है कि जो वायु होती है इसमें नमी होती है गर्मी के मौसम में, इसीलिए वायु जब टकराती है तो वायु में खुद ही नमी है, इसलिए हमारी त्वचा की नमी को उड़ा करके लेके नहीं जाती, इसलिए किसी भी प्रकार के लोशन तेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गैस में हमने क्या घोल दिया भाई, द्रव घोल दिया, और क्या बन गई, यह जो है जलवाष्प या वायु में नमी हम लिख सकते हैं, जलवाष्प लिख दें या नम वायु लिख दें, हो गया। गैस में हमने क्या घोला है, हमने द्रव को घोला है। अब उसके बाद गैस है, गैस में हम लोग ठोस को घोल दें। गैस में ठोस कैसे घुलेगा भाई, आप लोगों ने ऊर्ध्वपातन पढ़ा है। ऊर्ध्वपातन मतलब ये है कि हम लोग एक कटोरी में या वाच ग्लास में कपूर ले लें, और कपूर को यदि हम लोग गर्म कर दें तो यह बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वाष्प में। सॉरी, किसमें परिवर्तित होगी भाई, वाष्प में परिवर्तित होगी, यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होगी। गर्म तो यहां कर रहे हैं, ये गैस उड़ करके जब यहां पहुंचेगी तो ठंडी होगी कि नहीं, यहां पे गर्म करे तो यह ठोस से सीधे किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में। लेकिन जब ये गैस उड़ करके यहां पे गई, वायुमंडल में गई, ये तो ठंडी होगी ना, और जब ये ठंडी होगी तो किस रूप में आ जाएगी, ठोस रूप में। क्योंकि जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन होता है उनमें निक्षेपण भी होता है। मतलब ये है कि जो पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे कहां पहुंचते हैं, गैस अवस्था में पहुंचते हैं, ऐसी गैस को ठंडा करते हैं तो फिर बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। तो अब देखिए, जब कपूर को गर्म किया गया तो ऊर्ध्वपातन हुआ और ये वायुमंडल में इसकी वाष्प या गैस जो है बिखर गई, लेकिन जब ठंडी हुई तो फिर एक कण किस अवस्था में आ गए, ठोस अवस्था में आ गए, और ये इतने सूक्ष्म है कि वायु में क्या करेंगे, टहलते रहेंगे। अब इसी गैस में क्या मिल गया भाई, ठोस मिल गया, तो यह भी एक प्रकार का मिश्रण या विलयन बन गया, जिसको हम कहेंगे कपूर की वाष्प। आगे बात समझ में, कपूर की वाष्प। तो यह कैसा विलयन है भाई, गैसीय विलयन है, जिसमें हम गैस में क्या पहले घोले, गैस विलायक था और विलेय क्या थी, गैस थी। उदाहरण वायु गैसों का मिश्रण है और समांगी मिश्रण है। उसके बाद हम लोग बात करें गैस में, गैस यहाँ पर विलायक है और इसमें विलेय घोला क्या गया है, अदृश्य क्या होगा, द्रव होगा, और इस प्रकार से बनेगी नम वायु या जलवाष्प। ठीक, गैस जो है, इस गैस में हम लोगों ने इस बार क्या घोला, ठोस। कपूर उदाहरण दिए, उम्मीद है समझ में आपके आया होगा, और इस प्रकार से बनेगी क्या, कपूर की वाष्प बनेगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद बेटा गैसीय विलयन के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे द्रव विलयन।
क्या पढ़ेंगे? द्रव विलयन पढ़ेंगे। अब द्रव विलयन और ठोस विलयन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, क्योंकि आज पहली वीडियो थी, लेट हो गया था। अगर जो पढ़ाए हैं, जो समझाए हैं, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी समझ में आ रहा तो मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक, मिला जाता है कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।